उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले आए सामने। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए जारी हुई गाइडलाइन, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू। नए साल के जश्न पर ओमिक्रॉन का ग्रहण, रिजॉर्ट और होटलों की बुकिंग रद्द करा रहे सैलानी, पर्यटन स्थल को नुकसान होने की संभावना। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी हुई तेज। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री करेंगे देवभूमि के उत्तराखंड का दौरा। पीएम के दौरे को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी उत्तराखंड में कोरोना के नए मामलों को लेकर करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की बात सामने आ रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चला है। तो उत्तराखंड में कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और नए मामले आए दिन के साथ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चला है। तो उत्तराखंड में कोरोना के अब नए मामले सामने आने लगे हैं और ऐसे में जो पर्यटन वाले क्षेत्र हैं, पर्यटकों के आने की जहां संख्या तेज होती है वहां अब संख्या कम होती जा रही है। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, क्या हालात हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि मामले बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि अभी बीच में कुछ मामले कम कोरोना के जरूर हुए थे, लेकिन एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी 20 से 24 घंटे की बात करें तो 20 के लगभग मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार अब सतर्क होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आपको बताते चले कि उत्तराखंड सरकार ने एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और जिसमें नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यानी कि अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें कुछ पाबंदियां रखी गई हैं और कुछ को छूट भी दी गई है। छूट की बात करें तो छूट सिर्फ उन्हीं चीजों को दी गई है जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं या दूध की गाड़ियां हैं या फिर ऑटो हैं, उनको छूट दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार अब बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और जिस तरीके से देखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने में स्वास्थ्य विभाग अब जुट चुका है। जी, ओमिक्रॉन की भी बात करिए। ओमिक्रॉन के मामले कितने आए हैं, क्योंकि पहली एक संख्या थी लेकिन अब बताया जा रहा है कि 3 मामले आ चुके हैं। ये बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि ओमिक्रॉन के मामले भी अब बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक मामला चल रहा था लेकिन कल 3 मामले निकलकर सामने आ गए हैं, जिसमें हरिद्वार में भी मामले निकले हैं 2 और एक देहरादून में मामला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओमिक्रॉन का मामले अब बढ़ने लगे हैं तो सतर्क रहने की आवश्यकता है और सभी को सतर्क रहना होगा। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपील कर रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें, क्योंकि कभी भी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ सकते हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इसके मामले बढ़ रहे हैं वो 6 गुना गति से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार कोरोना के जो ओमिक्रॉन के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। उसके लिए लेकिन धनराज, ये भी बताइए कि जो नए मामले अब तक सामने आए हैं, क्या ये तीनों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो विदेशों की है या फिर ये संक्रमण भी उत्तराखंड में फैला है? जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि जो 3 मामले ओमिक्रॉन के निकलकर सामने आए हैं, इनकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बाहर से आने की ट्रेवल हिस्ट्री है, क्योंकि फ्लाइट से ये लोग उत्तराखंड आए थे और जिसके बाद ये संक्रमित पाए गए। हालांकि जो इनके आसपास के लोग हैं उनके भी सैंपल लिए गए हैं, वो हालांकि उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या ओमिक्रॉन के मामले बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ेंगे, उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये साफ उत्तराखंड सरकार की तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग कोई भी ढिलाई न बरते और इसमें तुरंत कार्रवाई करे और यदि ऐसे ओमिक्रॉन के मामले निकलकर सामने आते हैं तो उनको तुरंत आइसोलेशन भिजवाया जाए। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धनराज, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच एक और अहम जानकारी, नए साल के
जश्न पर ओमिक्रॉन का ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। रिजॉर्ट और होटलों की बुकिंग रद्द करा रही है सैलानी। आपको बता दें कि नए साल के जश्न पर ओमिक्रॉन का ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। रिजॉर्ट हो या होटल्स की बुकिंग हो, अब यात्री सबको कैंसिल करवा रहे हैं। ऐसे में जिन पर्यटकों ने 10 जनवरी तक रिजॉर्ट और होटलों में बुकिंग कराई थी, उसमें से कुछ बुकिंग कैंसिल अब तक होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि नए वेरिएंट ने देवभूमि में भी अपने पैर पसार लिए हैं। कई प्रदेशों ने इसको लेकर पहले ही सख्ती बढ़ा दी है और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा चुकी है। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका और ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। लेकिन होटल उद्योग पर ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि शहर में ऐसे कई होटल्स हैं जहां पर एडवांस बुकिंग हो रखी थी, लेकिन अब वो रद्द हो चुकी है। मसूरी की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के चलते 15% बुकिंग रद्द हुई है। वहीं अगर बात करें तो नए साल के लिए अभी तक 60% बुकिंग आ चुकी थी और शहर के कई ऐसे होटल हैं जहां पर जो नए साल के लिए पैक तक हो चुके थे। वहीं अगर बात करें रामनगर की तो वहां पर 30% बुकिंग रद्द हो चुकी है। संचित शर्मा संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, क्या जानकारी है? कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जो होटल्स में बुकिंग थी उन्हें कैंसिल किया जा रहा है। देखिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करी, जिसमें उन्होंने 11 से लेकर 5 बजे तक का कर्फ्यू उत्तराखंड के अंदर लगा दिया। और देखिए जो न्यू ईयर पार्टियां थी उसको लेकर के आज ये पार्टियां कैंसिल हो गई है और साथ ही साथ अब जो पर्यटकों ने होटलों में बुकिंग कराई थी वो भी उसे लगातार कैंसिल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए न्यू ईयर को एंजॉय करने के लिए उत्तराखंड आए थे लोग, और जिस तरीके से राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगाया और न्यू ईयर 12 बजे के बाद मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी अब रोक लग गई है, गैदरिंग पे रोक लग गई है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए होटल व्यापारियों के मन में एक गुस्सा है कि जो सरकार है वो अपनी रैलियां तो कर रही है, लेकिन जो वैसे निजी पार्टियां हैं या तो जो अन्य पार्टियां हैं उस पर सरकार रोक लगाएगी तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा। अभी व्यापार धीरे धीरे उठना शुरू हुआ था, तो सरकार ने फिर से रोक लगा दी, लेकिन सरकार ने कहा कि ये सब हम आपके भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर सरकार की बात करें, सरकार अपनी रैलियां कर रही है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो कोविड की जो पालन होनी चाहिए उनकी धज्जियां भी उड़ाई जाती है। तो ममता, लेकिन गाइडलाइंस क्या कुछ जारी की गई है संचित? किस तरीके से अगर यहाँ पर किसी पर्यटक को पहुंचना है बाहर शहरों से, अन्य शहरों से, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए अगर बाहर से किसी पर्यटक को उत्तराखंड पहुंचना है, उसके लिए सबसे पहले गाइडलाइन ये कि उसके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ अभी उत्तराखंड के अंदर ऐसी कोई मनाही नहीं कि बाहर से लोग ट्रेवल नहीं कर सकते। जो पूरा दिन की व्यवस्था रहेगी, रात 11 बजे से पहले की व्यवस्था रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, उसमें लोग आ जा सकते हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन कोविड जो रिपोर्ट है उसके साथ। और साथ ही साथ आप देखिए जो कोविड गाइडलाइंस का जो कोविड प्रोटोकॉल है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क लगाना, ये अनिवार्य होगा चाहे वो किसी भी टूरिस्ट प्लेस में। लेकिन 11 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अगर किसी का कोई जरूरी काम है वो बाहर जा सकता है और आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको भी इस कोविड कर्फ्यू से छूट दी गई है। चलिए संचित, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच नए साल के जश्न पर भी पाबंदियां लगती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पर्यटकों के चेहरे भी नाखुश नजर आ रहे हैं, साथ ही होटल व्यवसाय उन्हें भी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल उत्तराखंड में मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी चार धाम की वादियां, मौसम विभाग ने सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। नए साल में भारी बर्फबारी होगी, इसकी भी जानकारी दी है। बात अगर चमोली की करें तो वहां पर पूरी तरीके से पाले से औली मार्ग बंद हो चुका है। पैदल चढ़ाई चढ़ रही हैं पर्यटक और सड़क खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी ने काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में उत्तराखंड में अब जब बर्फबारी शुरू हो चुकी है तो इसका आनंद लेने के लिए दूर दूर से जो सैलानी होते हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन इससे उन्हें दिक्कत ना हो इसके लिए कर भी तैयारियां होती हैं। लेकिन इस बार अगर बर्फबारी की बात करें तो अब पड़नी शुरू हो चुकी है और ये बर्फबारी की वजह से कई रास्ते हैं जो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पारा गिरने से औली सड़क 3 किलोमीटर पहले ही बंद हो गई है, जिससे पर्यटकों के 3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़कर औली पहुंचना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि लगातार बर्फबारी जारी है
और जो जगह जगह बंद होने से दिक्कतों का सामना पर्यटकों को करना पड़ रहा है और नए साल में भी भारी बर्फबारी की बात कही गई है। तो इस तरीके से जो मौसम है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए दूर दराज से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के पहुंचने से भारी संख्या में ट्रैफिक भी यहां पर देखने को मिल रहा है और सड़कें बंद हो जाने से जो पर्यटक है उन्हें भी साफ तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से मौसम हालांकि ठंडक पड़ चुकी है और पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी तरीके से ये बर्फबारी का मजा लेते हुए पर्यटक भी नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, ब्यूरो चीफ, देहरादून से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, फिलहाल मौसम कैसा है? क्योंकि बर्फबारी हो रही है और ऐसे में पर्यटक बहुत संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त मौसम क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल ममता, देखिए जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे अभी भी जो मौसम है वो काफी बर्फबारी वाला मौसम चल रहा है और वहाँ पे जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी हो रही हो, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो या तुंगनाथ की जो चोटियां हैं, चोपता की जो चोटियां हैं वो बर्फ से ढक गई है। इसके साथ ही जो निम्न हिमालयी क्षेत्र है या थोड़ा नीचे की बात करें, मसूरी, धनोल्टी और नैनीताल के कुछ हिस्सों में भी हल्की बर्फबारी की सूचनाएं लगातार आ रही हैं। और आज जो देहरादून के मौसम की बात करें तो यहाँ अभी भी बादल छाए हुए हैं और बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बारिश होने की पूरी उम्मीद है और मौसम में काफी ठंड और गलन महसूस की जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो कई रास्ते भी बंद है, ये जानकारी मिल रही है और पर्यटकों का कहना है हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसकी जानकारी पर्यटकों को लेनी हो तो इसके लिए कोई ऐसा पोर्टल सरकार की तरफ से बनाया गया हो जिससे हम जानकारी ले सके कि कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से बंद हैं? बिल्कुल ममता, देखिए जो कुछ हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पे बर्फबारी हो रही है वो चाहे कुमाऊं का क्षेत्र हो या गढ़वाल का या फिर गौंसार बाबर क्षेत्र की चक्रवाता की चोटियां, वहाँ पे जो अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे भारी बर्फबारी के चलते रास्तों के बंद होने की सूचनाएं लोगों तक पहुंची हैं। और पर्यटकों के लिए लगातार जो पर्यटन विभाग है उनकी अपनी वेबसाइट भी काम कर रही है और साथ साथ मौसम विभाग की वेबसाइट काम कर रही है और उत्तराखंड सरकार की सूचना एवं संपर्क विभाग की वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी समय समय पर दी जाती है। और आजकल कोविड की एसओपी में लगातार बदलाव होते रहता है तो स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर भी इस तरह की जानकारी जो है दी जाती रहती है। लेकिन अगर बात करें तो आने वाले समय में कितना और पारा गिर सकता है, इसको लेकर क्या मौसम विभाग कह रहा है? धीरेन्द्र, ये ममता, अभी तक मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक कुछ हिमालयी क्षेत्रों में भारी से भारी बर्फबारी और जो मैदानी क्षेत्र है उनमें कोहरे और पाला पड़ने की संभावना जताई है। और जो ठंडक है वो अभी और बढ़ेगी और आपको बता दें कि 15 जनवरी तक यानी जो मकर संक्रांत होती है उसके आने तक उत्तराखंड का जो मौसम है वो काफी बर्फबारी से भरा होता है। ठंडक जो है बढ़ जाती है, तापमान काफी नीचे चला जाता है। तो इस लिहाज से मौसम विभाग समय समय पर सरकार को अपनी एडवाइजरी देता रहता है जिसे सरकार आम जनता के लिए भी जारी करती रहती है। और ये मौसम कोई नया मौसम नहीं है, इस मौसम में ऐसा होता रहता है और इसीलिए जो सरकारी मशीनरी है और जैसे बीआरओ हो गया या पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया उन सबको अलर्ट मोड पे रखा जाता है कि जो हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पे बर्फबारी की संभावना ज्यादा होती है वहाँ से रास्ते बंद हो या कभी कभी नल भी जम जाते हैं तो पेयजल की दिक्कत होती है। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए वो लगातार निरंतर काम कर रही है। लेकिन अगर बात करें तो इस साल के मुकाबले, क्या इस साल के मुकाबले अन्य सालों का मौसम अलग रहता है इस महीने में? क्योंकि अगर बात करें तो कहीं बर्फबारी इतनी अधिक संख्या में नहीं हो रही है इस बार, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल ममता, अभी पिछले साल की तरह तो बर्फ और ठंड दोनों नहीं पड़ रही है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जैसे ही दिसंबर समाप्त होगा और जनवरी शुरू होगी तो इस बर्फबारी में तेजी आएगी। आपको बता दें कि 5 से 9 फरवरी के बीच 6 विंटर गेम्स का आयोजन होता है औली में और उस समय औली में नेचुरल बर्फ बहुत पड़ती है और उसी के चलते वहाँ पे 6 विंटर गेम्स का आयोजन भी होता है। तो इस तरह से देखें तो पूरा जनवरी और फरवरी का महीना इवन आधा मार्च तक यहाँ पे बर्फबारी होती रहती है और मौसम में ठंडक बनी रहती है। लेकिन अगर बर्फबारी वाले क्षेत्रों का जिक्र कर ले तो अभी तक कहां पर भारी संख्या में बर्फबारी हुई है? क्योंकि पर्यटकों को ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार नैनीताल और मसूरी जो नीचे के क्षेत्र हैं यहाँ पर इतनी बर्फ नहीं देखने को मिल रही है।
नहीं, ऐसा नहीं है ममता। अभी देखिए मसूरी और धनौल्टी में कल ही बर्फबारी हुई है। हालांकि उनकी जो मात्रा है वो कम रही है, लेकिन जिस तरह से हो रही है, अब यही सीजन होता है हिमपात का और बर्फबारी का, तो भी पूरी संभावना है कि पर्यटकों के लिहाज से उतनी बर्फ तो पड़ेगी ही जितने में वो आनंद उठा सकते हैं। और अभी भी देखें आप, औली हो या मसूरी, धनौल्टी, बहुत बड़ी संख्या में, नैनीताल, बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आ रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या पे कोविड के प्रोटोकॉल के चक्कर में या जो नई एसओपी आई है उससे थोड़ा असर पड़ेगा। कुछ होटल एसोसिएशन ने भी ये बात बताई है कि उनकी जैसे ही एसओपी जारी हुई 10% जो बुकिंग कैंसिल हो गई। तो अभी उनके पर्यटकों के आने का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो एसओपी है और कड़ी की जाएगी, तो उसका पूरा असर पर्यटन उद्योग पे पड़ेगा, पर्यटकों के आवागमन पे पड़ेगा। चलिए धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन अभी भारी संख्या में बर्फ नहीं पड़ रही, लेकिन आने वाले समय में तापमान में गिरावट के साथ पहाड़ों में और बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब जानकारी कर लेते हैं चुनाव की। दरअसल उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो चली है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री देवभूमि का दौरा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट पर है। 30 दिसंबर को पीएम विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। एसपीजी ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है और किस तरीके से तैयारियां हैं उसका जायजा लेते हुए लगातार मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई बार आपको बता दें कि हल्द्वानी पहुंचा जा रहा है ताकि जो पीएम का कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा, उसकी तैयारी पूरी तरीके से कर ली जाए। ये बड़ा कार्यक्रम हल्द्वानी में रहने वाला है। 30 दिसंबर को हल्द्वानी आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं में एम्स का शिलान्यास करेंगे, ऐसा सीएम धामी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि गढ़वाल में एम्स है और कुमाऊं में लगातार एम्स की मांग की जा रही थी। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि शायद इस बार जब कुमाऊं पहुंचेंगे और इस बार मुख्यमंत्री भी जब कुमाऊं का दिया गया है तो कहीं ना कहीं कुमाऊं का विकास होगा। इससे पहले अगर हम देखें तो गढ़वाल के ही मुख्यमंत्री अधिकतर कुर्सी पर विराजमान रही हैं बीजेपी की सरकार में। ऐसे में इस बार जब एक गढ़वाली कुमाऊनी मुख्यमंत्री को कुर्सी दी गई है तो देखना ये होगा कि कुमाऊं को कितना डेवलप किया जाता है। धीरेन्द्र इस वक्त लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, अगर बात हल्द्वानी की करें, 30 दिसंबर को पीएम पहुंच रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल ममता, देखिए प्रधानमंत्री का कुमाऊं का पहला दौरा होगा और चुनाव के ठीक पहले, और इसलिए बहुत जोर शोर से वहां तैयारियां की जा रही है और देहरादून से भी अधिक भीड़ उस हल्द्वानी में जुटाने की पूरी कोशिश पार्टी, संगठन और सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसको लेकर के सरकार भी कितनी सतर्क और संज्ञेय है, आप देख सकती हैं कि किस तरह से लगातार वहां मुख्यमंत्री भी दौरे पे दौरा कर रहे हैं। कई चक्र से तैयारियों की बैठकें कर चुके हैं वहां पे और लगातार वहां पे जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए थे, तो उन्होंने भी हल्द्वानी रैली की तैयारियों का जायजा देहरादून की बैठक में लिया। इस तरह से पूरी उम्मीद है कि जो कुमाऊं मंडल की ये रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बेहद भव्य होगी और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की उम्मीद की जा रही है। और पूरी उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री इस रैली में हजारों करोड़ रुपए की सौगात कुमाऊं मंडल के जिलों को देंगे। और हालांकि कुमाऊं मंडल के लोगों को कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री ने उन्हें सबसे बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तौर पे दे दी है। उसके बाद भी जो विकास कार्यों की एक श्रृंखला है वहाँ प्रधानमंत्री शुरू करेंगे, कुछ का लोकार्पण और कुछ का वहाँ पे शिलान्यास होने की उम्मीद है। इसमें सबसे जरूरी धीरेन्द्र अगर हम देखें तो कुमाऊं में एम्स की सौगात दे सकते हैं पीएम मोदी, क्योंकि गढ़वाल में एम्स है ऋषिकेश में, लेकिन कुमाऊं में लगातार एम्स की मांग की जा रही थी। तो क्या हम माने कि हल्द्वानी की जनसभा इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि अगर यहाँ से पीएम मोदी एम्स की सौगात देंगे तो कुमाऊं वासियों पर एक अलग छाप छोड़ेगी? देखिए ऐसा है ममता, किसी भी बहुत छोटे राज्य में 2 एम्स के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे और उत्तराखंड पर भी ये बात लागू होती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार से एम्स का सैटेलाइट सेंटर मांगा था, जिसको तत्कालीन सरकार ने स्वीकृत कर लिया था और उसका वहाँ पे शिलान्यास हो सकता है, उसके बनाने का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा हो सकता है। पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये बात लगातार कह रहे हैं कि इतने छोटे राज्य में 2 एम्स होना ही बड़ी बात है। तो जो सैटेलाइट सेंटर होता है एम्स का, वो भी एक पूरे स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, पूरे एम्स की तरह ही काम करता है। तो माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि वहाँ पे एम्स के सैटेलाइट सेंटर की शुरुआत प्रधानमंत्री कर सकते हैं।
लेकिन अगर बात हम हल्द्वानी की राजनीति की करें तो बीते 2 सालों से वहां पर कांग्रेस ने ही कब्जा किया है। इंदिरा हृदय के चले जाने के बाद इस बार ये सीट में कड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं। बिल्कुल ममता, देखिए इंदिरा हृदय की ये सीट रही है, लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले 2007 से 12 में इंदिरा हृदय नहीं जीत सकी थी और 12 से 17 में जो है इंदिरा हृदय जीती और फिर 17 से 22 में भी जीत करके वो आई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनकी परंपरागत सीट थी और उनके जो बेटे हैं सुमित हृदय उस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो मेयर का चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए थे, तब इंदिरा हृदय जीवित थी। लेकिन इस बार इंदिरा हृदय के न होने का जो एक कह सकते हैं कि जो संवेदना होती है लोगों की अपने नेता के प्रति, उसका जो है लाभ उनके पुत्र को मिल सकता है। तो सुमित हृदय पूरी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस भी उन पर दाव लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इस बार जो हल्द्वानी सीट है वह पार्टी के पाले में ला करके रख दी जाए। इसलिए बीजेपी भी वहाँ पे पूरी मेहनत कर रही है। हालांकि कैंडिडेट तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो बंशीधर भगत है उनको वहाँ पे लड़ाया जा सकता है, काला ढूंढी की बजाय उनको हल्द्वानी से लड़ाया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे चलते यह सियासी वोट किस करवट बैठता है। लेकिन दोनों पार्टियों में ये रस्साकसी चल रही है कि हल्द्वानी की जो सीट है वो इस बार अपने पक्ष में किया जाए और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री का दौरा भी वहाँ हो रहा है। और कुमाऊं मंडल की राजनीति का केंद्र है हल्द्वानी, जिस तरह से गढ़वाल का देहरादून है, ठीक उसी तरह से कुमाऊं के राजनीति का केंद्र, व्यवसाय का केंद्र, सामाजिक संस्कृतियों का केंद्र हल्द्वानी है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे लड़ाई इतनी आसान नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। वहाँ उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वह सीट को अपने पाले में लाने के लिए। चलिए धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो इस बार 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंचेंगे तो अपनी जनसभा में अपनी सौगातों के पिटारे में इस बार पीएम क्या कुछ जनता के लिए लेके आते हैं वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल एक और अहम जानकारी की ओर रुख करते हैं और आपको जानकारी दे देते हैं कि एक बार फिर उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया। नए साल में हो सकता है सीएम का दौरा। राजनेताओं का चुनावी मौसम में बार पलटवार जारी है। तो आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए हर एक दांव पेच उत्तराखंड में लगाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर अरविंद केजरीवाल रह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब, गोवा और उत्तराखंड का दौरा कर रही छोटी विधानसभाओं में लगातार अपनी सक्रियता आम आदमी पार्टी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि नए साल में ये दौरा हो सकता है। धनराज संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड आ सकते हैं, क्या जानकारी? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी की आप देख रहे होंगे कि लगातार राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है और उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब अपने आप को स्टेबल करती हुई उत्तराखंड में नजर आ रही है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं और माना जा रहा है कि ये दौरा नए साल पर होगा। और कहीं ना कहीं नए साल में जिस तरीके से आपने देखा होगा ममता की जब भी अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए हैं तो कोई ना कोई घोषणा करके जरूर गए हैं, चाहे वो बिजली फ्री की घोषणा हो या रोजगार देने की घोषणा हो या फिर अन्य घोषणा हो। कहीं घोषणा अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर होंगे तो कोई बड़ी घोषणा उत्तराखंड में कर सकते हैं। लेकिन ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई भी वजूद उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन 2022 के चुनाव में आम आदमी बुलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और पूरा प्रयास कर रही है कि अपनी जमीन वो तलाश सके और उत्तराखंड में अपनी सरकार बना सके। लेकिन धनराज, एक और चुनौती है। 70 विधानसभा सीट पर इस बार दांव लगाया है आम आदमी पार्टी ने। क्या इतने कैंडिडेट हैं? बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी ने जो 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की घोषणा की है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कैंडिडेट ढूंढना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का पहले से कोई भी वजूद नहीं है और नई पार्टी उत्तराखंड के लिए कही जा सकती है। भले ही दिल्ली में उनकी सरकार हो, लेकिन उत्तराखंड के लिए नई पार्टी इसको कहा जाएगा। और जिस तरीके से लगातार प्रत्याशी ढूंढने का प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है तो अब देखने वाली बात होगी कि बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धनराज आपका फिलहाल बहुत धन्यवाद। तो लगातार आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के कई दौरे कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।